हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और उस सीरीज में हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। ठीक है, भाग 3 में दिए गए, भाग 3 में है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिए गए। ठीक है, लेकिन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अत्यधिक विस्तृत अध्ययन करने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिरकार अधिकार क्या होते हैं। तो देखो, जो अधिकार है, अधिकार क्या है? अधिकार नागरिकों के कुछ दावे हैं। ठीक है, जो अधिकार है वो नागरिकों के राज्य के विरुद्ध कुछ दावे हैं। आगे बढ़ समझिए, नागरिकों के विरुद्ध दावे, नागरिकों के राज्य के विरुद्ध दावे। ठीक है, तो इनको हम अधिकार बोलते हैं। लेकिन सारे अधिकार देखने से पहले, मौलिक अधिकार को देखने से पहले हमें समझना होगा कि और कितने प्रकार के अधिकार होते हैं। जैसे हम समझेंगे कि पहला तो ये है हमारा प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार मतलब वो अधिकार जो प्रकृति ने हमें प्रदान किया है। और प्रकृति ने हमें क्या अधिकार प्रदान किया है? प्रकृति ने हमें पहला अधिकार तो ये प्रदान किया है कि हमें जीवन दिया है ना। तो हमें जीवन जीने का अधिकार है। इसके अलावा हमें पर्यावरण रहने का, हमारे वातावरण का, खाने पीने का, सांस लेने का, है ना। ये सारे अधिकार जो है वो हमें प्रकृति ने प्रदान की है। तो प्रकृति प्रदत्त जो अधिकार है उनको हम प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। अब प्राकृतिक अधिकारों के बाद जो सोपान क्रम में जिसका स्थान आता है वो है मानव अधिकार। ठीक है, तो पहला हुआ हमारा प्राकृतिक अधिकार और दूसरा हुआ मानव अधिकार। तो मानव अधिकार क्या है? जो मानव होने के नाते हमारे पास अधिकार उपलब्ध होते हैं उनको हम मानव अधिकार कहते हैं। देखिए, आप कहेंगे कि प्राकृतिक अधिकार मिले तो हैं, फिर मानव अधिकार प्राकृतिक अधिकार से अलग है क्या? हाँ, बिल्कुल अलग है। क्योंकि प्राकृतिक जो अधिकार है, जैसे मैंने बात करी, जीवन, सांस लेना, भोजन, पानी, पर्यावरण, ये सारे अधिकार तो पशु पक्षियों को भी मिलेंगे, है ना, जीव जंतुओं को भी मिलेंगे, सबको मिलेंगे। लेकिन मानव होने के नाते हमारे कुछ और अधिकार भी होते हैं, जैसे गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। सिर्फ जीवन नहीं, गरिमापूर्ण जीवन। क्यों क्यों गरिमापूर्ण जीवन? क्योंकि हम मानव हैं। हम कहते हैं ना, जैसे कहीं कोई घटना हो जाती है तो कितनी बर्बरता से उसका, मान लीजिए किसी का मर्डर किया गया तो हम क्या बोलते हैं? कितनी बर्बरता से उसको मारा, पशुवत तरीके से उसको मारा, हम बोलते हैं ना। तो क्या मतलब है पशुवत तरीके से? क्योंकि अभी हमने पशुओं को गरिमा का अधिकार नहीं दिया, लेकिन मानव के पास गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है कि वो प्रतिष्ठा के साथ जीवन जी सकते हैं। तो एक तो हो गया हमारे मानव अधिकार और एक हो गए हमारे जीवन अधिकार। आई बात समझिए। फिर हम देखते हैं तीसरा जो प्रकार है वो प्रकार है विधिक अधिकार का। विधिक अधिकार का क्या तात्पर्य है? विधिक अधिकार से हमारा तात्पर्य है कि जो अधिकार विधि द्वारा प्रदान किए गए, जो अधिकार विधि द्वारा प्रदान किए गए हैं उनको कहते हैं विधिक अधिकार। विधि बनाई और वो प्रदान करती है। जैसे अब देखिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत क्या हुआ कि जो महिलाएं हैं, जो घर की बेटियां हैं, उन्हें भी पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, नहीं हमारे संविधान में ऐसा था, लेकिन विधि बनाई गई, अधिकार बनाया गया और उसके तहत उनको ये अधिकार दिया गया कि किसी भी बेटी को पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, यह उसका अधिकार है। ठीक है, तो ये होती है विधिक अधिकार। अब एक जो प्रकार है चौथा, वो है संवैधानिक प्रकार। संवैधानिक प्रकार का क्या मतलब है कि ऐसे अधिकार जो संविधान में मिला है, ऐसे अधिकार जो संविधान में
उल्लिखित है संविधान में दिए गए। ठीक है, संविधान में कौन से अधिकार उल्लिखित है? संविधान में मौलिक अधिकार उल्लिखित है, ठीक है, और कुछ अन्य प्रकार के अधिकार भी उल्लिखित है। ठीक है, मौलिक अधिकार तो है ही, साथ में कुछ अन्य प्रकार के अधिकार। और आप कहेंगे कि कुछ अन्य प्रकार के अधिकार ये कैसे है? जैसे आप देखो कि अनुच्छेद 301 संपत्ति का अधिकार देता है। 301 संपत्ति का अधिकार देता है ना, तो संपत्ति का जो अधिकार है आपका वो अनुच्छेद 301 के तहत मिलता है, जो कि पहले मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन 1944 में संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और उसे मात्र एक विधिक अधिकार बनाकर छोड़ दिया गया, संपत्ति का अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 301 के अंतर्गत आता है। यदि दूसरा आप कहें कि मतदान का अधिकार, मतदान का अधिकार अनुच्छेद 324, ठीक है, अनुच्छेद 300 ये मतदान का अधिकार आपको प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये भी अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन ये अधिकार ऐसा है जो संविधान में लिखा है ना। तो अब हम देखते हैं, तो हमें इससे क्या पता चला कि सारे मौलिक अधिकार संवैधानिक अधिकार है। क्यों? क्योंकि वो संविधान में लिखे हुए हैं। लेकिन क्या सारे संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार है? तो आप इसी को देखकर कह देंगे कि नहीं, सारे संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन सारे मौलिक अधिकार संवैधानिक अधिकार जरूर है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि मौलिक अधिकारों में और संवैधानिक अधिकारों में अंतर है। देखिए, जब हमने बात की संवैधानिक अधिकारों की, तो उन अधिकारों के लिए हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं हो सकती। लेकिन जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, तो हम उन्हें सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में चुनौती बड़े आराम से दे पाते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब है इस बात का कि हमें अपने संवैधानिक उपचारों का हम समझेंगे आगे मौलिक अधिकारों में भी कि इसका क्या मतलब है। संवैधानिक उपचारों का क्या मतलब है? सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, जबकि यदि मतदान का अधिकार आपको नहीं दिया गया तो आप उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, ना ही उच्च न्यायालय में दे सकते। जैसे कि आपको पता होगा कि जो अंडर ट्रायल लोग होते हैं कौन होते हैं, जिन पर अभी मुकदमा चल रहा है या शुरू भी नहीं हुआ। मान लीजिए अंडर ट्रायल जो लोग हैं, मुकदमा लंबित है जिनका, उन लोगों को मतदान का अधिकार नहीं होता है ना, तो वो लोग सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में याचिका दायर नहीं कर सकते कि उनका मतदान का अधिकार उनसे छीन लिया गया। ठीक है, अगर वो मौलिक अधिकार होगा तो भले ही वो लोग जेल में है, वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा करके वो काम से चुनौती देते, याचिका दायर करते और उस पर उनकी सुनवाई होती। ठीक है, तो अब मौलिक अधिकार आ जाते हैं फिर से। तो मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 36 तक है। आगे बस 12 से लेकर के 36 तक, ठीक है, इनका उल्लेख है। इनको हमें यूएस से यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। क्यों मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो यूके का यानी कि ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा था, ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा, उसमें अधिकारों का उल्लेख था। लेकिन अब आप कहेंगे कि अगर ब्रिटेन की मैग्ना कार्टा में अधिकारों का उल्लेख था तो फिर हमने ये क्यों लिखा कि यूएसए के संविधान से दिया गया? क्योंकि यूएसए के संविधान में मूल अधिकार उसी प्रकार से लिखे गए हैं जैसे हमें अपने देश के लिखे गए, इसलिए हमने यूएसए के संविधान से लिया। ठीक है,
तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है इनको। ये बात समझ में आई कि इनको कहाँ से लिया है। अनुच्छेद 12 से 36 तक है, भाग 3 में लिखे हुए हैं, ठीक है। अब मौलिक अधिकार जो है उनकी प्रकृति कैसी होती है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति, देखो मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है पहला तो, ये इनके लिए इनको लागू कराने के लिए न्यायालय में हम जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, कुछ मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध है और कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों के विरुद्ध है, ठीक है। कुछ राज्य के विरुद्ध है और कुछ नागरिकों के विरुद्ध है। तीसरी क्या बात बोल रहे थे कि मौलिक अधिकार स्थायी या असीमित नहीं है, स्थायी या असीमित नहीं है। अब इस बात से क्या मतलब, स्थायी नहीं है असीमित नहीं है मतलब इनमें संशोधन किया जा सकता है, इनको कम किया जा सकता है, इनका निलंबन किया जा सकता है, ठीक है। आगे समझिए कैसे क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाद होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। स्थायी असीमित है, कुछ राज्य के विरुद्ध है तो कुछ नागरिकों के विरुद्ध है, मतलब कुछ राज्य को बताते हैं कि आपको क्या नहीं करना है, कुछ नागरिकों को बताते हैं कि आपको नहीं करना है। दूसरी बात, कुछ नागरिकों के लिए है, कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए है, यह शब्द यूज करना चाहिए, सिर्फ नागरिकों के लिए है, और कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए है एवं कुछ नागरिकों तथा विदेशियों दोनों के लिए। आगे की बात समझिए, कुछ नागरिकों व विदेशियों दोनों के लिए। अच्छा, अब जो है कुछ नकारात्मक प्रकृति के हैं, कुछ नकारात्मक प्रकृति के हैं। अत्यधिक जो मौलिक अधिकार है वो नकारात्मक प्रकृति के हैं, परंतु कुछ एकाध सकारात्मक प्रकृति के हैं, ठीक है। क्या मतलब नकारात्मक सकारात्मक? नकारात्मक का ये मतलब है कि मौलिक अधिकार कहते हैं कि राज्य ये नहीं करेगा, तो ये क्या हो गया नकारात्मक। जैसे राज्य धर्म, जाति, लिंग, धर्म, स्थान, मूल वंश इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, अनुच्छेद 15 है ना। फिर अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि राज्य धर्म, जाति, लिंग, धर्म, स्थान, मूल वंश और निवास स्थान के आधार पर लोक नियोजन में भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत करेगा, तो ये क्या हो गया अंत करेगा, मतलब सकारात्मक हुआ है। और बाकी किस हिसाब से बोल रहे हैं कि ये नहीं करेगा, आई बात समझिए, ठीक है। तो ये नकारात्मक कुछ प्रकृति की है और कुछ सकारात्मक प्रकृति की है, ठीक है। चलो अब हम मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज बताने को रह गई, ऐसे मौलिक अधिकार जो सिर्फ नागरिकों के लिए है, ये याद रखिएगा, कभी भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो कौन से अनुच्छेद हैं जो सिर्फ नागरिकों के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या आता है, उसमें आता है हमारा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। अभी बस आप नोट कर लो, उसके बाद समझ में आएगा कि क्यों ये सिर्फ नागरिकों के लिए है और ये विदेशियों के लिए नहीं, ठीक। तो अब हम शुरू करते हैं अनुच्छेद 12 से मौलिक अधिकारों का वर्णन करना है उनको समझना। अनुच्छेद 12 में क्या लिखा है, हमने इतनी बार बोला कि ये राज्यों के विरुद्ध दावेगी, राज्य ये नहीं करेगा, राज्य वो नहीं करेगा, तो क्या राज्य मतलब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान है या कुछ और। तो इस चीज में कोई भी संदेह उत्पन्न न हो, इसीलिए संविधान निर्माता ने अनुच्छेद 12 में ही राज्य की परिभाषा को स्पष्ट किया। राज्य की क्या परिभाषा थी, राज्य की परिभाषा दी, क्या परिभाषा दी, राज्य की परिभाषा में कौन कौन आते हैं
केंद्र सरकार व उनके प्राधिकरण और संसद। ठीक है, फिर क्या आता है, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल और राज्य के अंतर्गत सार्वजनिक कार्य करने वाली प्राधिकरण या संस्थाएं। यहाँ क्या आता है, स्थानीय स्वशासन की इकाइयां, स्थानीय स्वशासन इकाइयां। स्थानीय स्वशासन इकाइयों में क्या क्या, ग्राम पंचायत और नगर पालिका या फिर कोई भी ऐसी एजेंसी जो सार्वजनिक कार्य करती है, ठीक है, या उस पर सरकार का नियंत्रण, तो वो राज्य की परिभाषा में आ जाती है। राज्य की परिभाषा में आ जाती है, ठीक है। तो राज्य की परिभाषा इसीलिए दी गई ताकि कभी केंद्र सरकार या ये स्थानीय स्वशासन या एजेंसियां ये ना कह दे कि राज्य का मतलब तो सिर्फ इनसे है, राज्य सरकारों से है। और फिर क्या होता कि केंद्र सरकार में यदि बीजेपी है और राज्य की सरकार में कांग्रेस है या XYZ कोई भी पार्टी है, या कह लें कि केंद्र में कांग्रेस है और राज्य में बीजेपी है, तो बात यह है कि जब दो दल अलग अलग दल इस तरीके से आ जाते हैं तो फिर उनके बीच मतभेद होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो ऐसे वो ये कहते कि ये हम ये कहते कि ये है राज्य। तो राज्य की परिभाषा में किसी प्रकार का संदेह न हो, इसके लिए क्या किया, संविधान निर्माता ने यही पर स्पष्ट कर दिया कि राज्य की परिभाषा में और क्या क्या आएगा। आई बात समझ में? ठीक है, फिर आओ अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या होता है, अनुच्छेद 13 बात करता है इनडायरेक्टली या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक समीक्षा की। कैसे? इसके अंतर्गत कहा गया कि कोई भी ऐसी विधि जो संविधान में लिखे मूल अधिकारों का उल्लंघन करती होगी, ऐसी विधि को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें कई क्लॉजेस दिए गए, अनुच्छेद 13(1), 13(2) और अनुच्छेद 13(3). तो 13(3) के तहत यही कहा गया कि कोई भी विधि यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन करती होगी तो उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा। अब इस अनुच्छेद 13 में कुछ सिद्धांत दिए गए, जैसे क्या सिद्धांत दिया गया, एक तो दिया गया डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन, यानी कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो मैंने पहले बोला कि कोई भी विधि जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती होगी उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा। तो अब डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन मतलब का सवाल उठा कि क्या पूरी विधि फिर से बनानी पड़ेगी, मतलब इतना मोटा मोटा कागज लेकर के हमने उस विधि को बनाया, क्या सब मतलब थोड़ा सा क्लॉज अगर ऐसा हो गया जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो क्या पूरी विधि हटा दोगे? तब ऐसा बोला गया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, जितना हिस्सा उस विधि का जितना हिस्सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता होगा बस उसे हटा देंगे, अलग कर देंगे, उसको सेपरेट कर देंगे। तो इसलिए कहा गया कि डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन। दूसरी बात क्या कही गई, दूसरी बात ये कही गई डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लेप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लेप्स का क्या कहा गया, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लेप्स मतलब कि ग्रहण का। अब ग्रहण का क्या मतलब था, ग्रहण का मतलब था कि यदि कोई विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उसका वो हिस्सा जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है वह हिस्सा हटाया नहीं जाएगा, परंतु उसको ढक दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई विधि है और इतना हिस्सा उसका मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, ठीक है, तो मैंने ये हिस्सा ऐसे ढक दिया, तो इसको ढक दिया, इस पर या तो कोई दूसरा प्रावधान डाल दिया या इस पर बस कोई चिट चिपका दी कि अब इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको बोला ग्रहण का सिद्धांत। ठीक है, तो ये हो गया डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लेप्स। और एक होता है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का क्या मतलब है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी का मतलब है अधित्याग का सिद्धांत।
क्या मतलब? अधित्याग का सिद्धांत। अब अधित्याग के सिद्धांत से क्या मतलब? अधित्याग के सिद्धांत से ये मतलब है कि संविधान निर्माता ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता। मान लीजिए आप कल को बोलते हैं कि मुझे जीवन का अधिकार मिलता है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, है ना? केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहती है अधित्याग का सिद्धांत, यानी कि आप अपने मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकते। आगे बात समझो। अनुच्छेद 13 में जो बोला गया एक चीज और थी, उसमें बताया गया कि विधियां क्या क्या है। तो विधियों में क्या क्या आता है? विधि में देखिए, एक तो आती है आपकी सामान्य विधि, ठीक है, एक आती है आपकी सामान्य विधि। तो सामान्य विधि में कौन कौन सी विधियां आती है? जिन्हें संसद ने अथवा राज्य विधान मंडलों में बनाया है। किसने बनाया है? संसद ने बनाया है या राज्य विधान मंडलों में बनाया है, ठीक है। दूसरी होती है विधि जो अध्यादेश है, मतलब जो अध्यादेश पारित हुए वो भी विधि के समकक्ष ही अपनी शक्तियां रखते हैं। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल ने जो अध्यादेश जारी किए वो अध्यादेश इसमें आएंगे, है ना, और अध्यादेश इसमें आएंगे। तीसरा, कोई भी कार्यपालिका का आदेश, मान लीजिए कार्यपालिका ने कोई आदेश निकाला, है ना, जैसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का क्या मतलब? नीति आयोग एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत बनाता है। इसको कोई विधि विधिक मान्यता प्राप्त नहीं है, कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, लेकिन इसको कार्यपालिका के आदेश से बनाया गया। तो यदि भले ही वह कार्यपालिका के आदेश से बना है, लेकिन वो विधि माना जाएगा। और क्यों इसको हमने विधि माना, इसकी हम अभी चर्चा करेंगे, लेकिन ये सब विधियां हम क्यों देखते हैं, ठीक है। फिर एक क्या है? प्रत्यायोजक विधान। क्या है प्रत्यायोजक विधान? प्रत्यायोजक विधान का मतलब है कि कोई भी विधि बनी, अब उस विधि में तो बस मोटी मोटी बातें लिखी होंगी कि ऐसा किया जाना चाहिए, ऐसा किया जाएगा। जैसे मान लीजिए 106वां संविधान संशोधन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब आया, तो उसमें क्या था कि 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा लोकसभा में, राज्य विधानसभा में। उसमें फिर क्या होता है कि जो ओबीसी एसटी का आरक्षण है वो भी उसी में शामिल होगा, है ना। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशंस है वो अलग अलग नहीं मिलेंगे, वो उसमें समाहित हो जाएगा। अब ये बात तो आपको क्लियर है। तो अब ये लागू कैसे कराया जाएगा? इसके लिए परिसीमन होगा, इसके लिए कब परिसीमन होगा, और क्या इसके लिए नियम विनियमन बनाने पड़ेंगे। वो सारे नियम विनियमन कौन बनाता है? हम जैसे लोग जो तैयारी करके सिलेक्ट होके ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे। तो हम ऐसे नियम विनियम बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे कि कैसे किसी अधिनियम को लागू किया जाना है। तो लागू करने के नियम विनियमन क्या कहलाती है? प्रत्यायोजक विधान कहलाती है। नियम विनियमन क्या कहलाती है? प्रत्यायोजक विधान कहलाती है। अब पांचवी जो चीज है वो क्या है? मान लीजिए भारत की कोई रूढ़ी है या परंपराएं हैं, रूढ़ी है, परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, है ना, नियम है पहले से जो चले आ रही है। तो इन नियमों को, इन प्रथाओं को भी हम कानून या विधि की संज्ञा देते हैं। क्यों? मान लीजिए कि जैसे जब भी कोई राष्ट्रपति या हमारे प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाते हैं, तो वहां पर जो मुख्यमंत्री है, जो उनकी सेक्रेटरी है, वो आएंगे, साथ में जिस डिस्ट्रिक्ट में वो जा रहे हैं वहां के डीएम आएंगे, वहां के एसपी आएंगे उनको अटेंड करने के लिए, उनको अपने
उनका वेलकम करने के लिए। तो ये कहीं लिखा नहीं है ना, कहीं नहीं लिखा है, लेकिन वो एक कन्वेंशन बन चुका है ना। या फिर जब विदेशों से डेलीगेशंस भारत में आते हैं तो उनका कैसे वेलकम हो रहा है, या जैसे 26 जनवरी पे 15 अगस्त पे हम विदेश के जो डेलीगेट्स हैं, मंत्री हैं, सचिव हैं, उनको हम अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं, तो उनको कहाँ बिठाया जाएगा, प्रधानमंत्री और बाकी लोग कैसे उनका अभिवादन करेंगे, ये कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ये हमारी परंपरा है, हमारी प्रथा है। ठीक है, तो ऐसी परंपरा, प्रथा और नियम, इनको कानून की संज्ञा दी गई है। अब हमने ये कानून की संज्ञा, कानून की परिभाषा क्यों देखी कि कानून में क्या क्या होता है, इसलिए देखिए कि यदि इनमें से कोई भी एक चीज मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती होगी तो उस विधि में वही सारे सिद्धांत जो हमने पढ़े वो लग जाएंगे, या तो पूरी विधि अवैध घोषित हो जाएगी यदि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती होगी पूरा, या फिर उसको हिस्सा हटा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए हमने ये देखा कि विधि में क्या क्या आता है। अब जब संविधान बनकर तैयार हुआ, जब 1951 में भारत की पहली सरकार आई, तो उसके बाद हुआ ये कि सवाल उठा कि क्या संविधान संशोधन भी विधि है। और क्यों सवाल उठा, क्योंकि भारत प्रारंभ से ही समाजवादी राष्ट्र है और भारत ने हमेशा से प्रयास किया कि समाज की असमानता को दूर किया जा सके। तो जो हमारी सरकार थी उसने क्या किया, उसने भूदान आंदोलन चलाया। तो भूदान आंदोलन जितना सफल हो सकता था उतना नहीं हो सका। और वो क्यों चलाया उन्होंने, ताकि जो बड़े बड़े जमींदार हैं उनसे जमीन लेकर के छोटे जमींदारों को दी जा सके। तो सरकार ये चाह रही थी कि लोग अपनी मर्जी से तो भूदान नहीं करेंगे, तो अब हमें कुछ कानून बनाना चाहिए। अब दिक्कत ये थी कि यदि वो ऐसा कानून बना दें कि बड़े जमींदार अपनी जमीन को लेकर के छोटे जमींदारों को दे देंगे, तो ऐसे में जो बड़े जमींदार हैं वो प्रश्न खड़ा करेंगे, क्योंकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। तो तब क्या हुआ कि जब जबरदस्ती बिना कानून के क्या किया, सरकार ने जमीनें लेना शुरू किया, छतबंदी वगैरह शुरू करी। तो एक महिला मद्रास की चंपकम दुराईराजन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और उन्होंने कहा कि संपत्ति का अधिकार मेरा मौलिक अधिकार है, मुझसे छीना जा रहा है और इसके लिए मुझे चुनौती देनी है सर्वोच्च न्यायालय में, याचिका दायर करनी है। तो चंपकम दुराईराजन बाद में क्या बोला गया कि जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार है और संसद जो है वो संविधान संशोधन करके ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि पहला संविधान संशोधन अधिनियम बना दिया गया था। ठीक है, उसके बाद केस पे केस होते गए, फिर शंकरी प्रसाद का मामला हुआ, फिर सज्जन सिंह का मामला हुआ, केशवानंद भारतीवाद हुआ। केशवानंद भारतीवाद में ये बोला गया कि सरकार संविधान संशोधन करके क्या कर सकती है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकती। ठीक है, तो संविधान संशोधन क्या कहा केशवानंद भारतीवाद ने कि संविधान संशोधन एक विधि नहीं है। ठीक है, संविधान संशोधन एक विधि नहीं है, इसीलिए उसमें संशोधन करके मौलिक अधिकारों में उल्लंघन किया जा सकता है, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात विधि के मामले में हमें समझनी है और इसीलिए बहुत से स्टूडेंट्स इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि क्या संविधान संशोधन आज एक विधि है, तो संविधान संशोधन विधि नहीं है, आज भी विधि नहीं है, क्योंकि शुरुआत में हमने क्या पढ़ा कि मौलिक अधिकार स्थायी या असीमित नहीं है। ठीक है, तो संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकारों को छीना जा सकता है, उनको कम किया जा सकता है, उनको संशोधन किया जा सकता है, उनको निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 13 हमने समझा, इसके बाद के अनुच्छेद हम आगे की